देखिए, आप जानते हैं कि 1947 के बाद से ही भारत में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी जो सनातन सनातन संस्कृति, सभ्यता, सनातन धर्म के कोर प्रिंसिपल्स, वैल्यूज या उसके इंटरेस्ट्स की रक्षा हेतु अपने आप को समर्पित करे। 2014 में उम्मीद ये थी कि 2014 से पहले वाला जो काल था वो खत्म हुआ है और अब सनातन की रक्षा और संरक्षण हेतु ये पॉलिटिकल पार्टी कार्य करेगी। लेकिन 2014 से 2023 के बीच में सैकड़ों ऐसी घटनाएं और डेवलपमेंट्स हो गई जिसने इस भ्रम को तोड़ दिया। ना केवल इस भ्रम को तोड़ा बल्कि इस पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने स्वयं पब्लिक डोमेन में आके ये कहा कि हमारी पार्टी का मतलब भगवा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। टेरिटोरियल हिंदुत्व, सिविलाइजेशनल हिंदुत्व से हटना, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें आपके सामने आई। और फिर जब हमने भी और लोगों ने भी शोध करने का कार्य किया, तो जब आप इनके कॉन्स्टिट्यूशन और मैनिफेस्टोज में गए तो आपको तो पता लगा कि ये तो गांधीवादी समाजवाद की बात करते हैं। इनका विश्वास तो गांधीवादी समाजवाद है। हिंदू लेजिटिमेसी इन लोगों को किस तरीके से दी गई? तो सबवर्जन के माध्यम से दी गई, एक प्रोपेगेंडा के माध्यम से दी गई। जब आपने इनके मैनिफेस्टोज देखे, खासकर जैसे 1998 का मैनिफेस्टो है, तो उसमें तो पहले या दूसरे पन्ने पे अलग अलग तरीके के पीडीएफ हैं, लेकिन शुरू में ही ये उन्होंने लिख दिया था कि भैया हम सनातन को कोई इस्लाम से ऊपर नहीं समझते, हम उसके बराबर ही समझते हैं। नीचे भी नहीं समझते लेकिन बराबर समझते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे सनातन, जैसे जैन सिखिज्म जैनिज्म है और उसके अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं, जैन पीटक हैं, वेद हैं, उपनिषद है, वैसे ही इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी है। तो और डीपर अगर आप एनालिसिस करते जाएं तो आपको ये समझ आएगा। देखिए, अनफॉर्चुनेटली 1947 के बाद इंडियन स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी जो डेवलप हुई, तो वो एक इंपीरियल कंस्ट्रक्ट थी। उस स्टेट अपरेटस का जो मूल चरित्र था, बेसिक चरित्र था, वो था हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स सनातन, इस राष्ट्र के प्रति घृणा का भाव रखना। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि इंडियन स्टेट इज होस्टाइल टू द इंडियन नेशन, इंडियन स्टेट इज एंटी इंडियन नेशन, इंडियन स्टेट इज एंटी सनातन। और वो अपने अपने डिफरेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, पॉलिसी पैराडाइम्स, इंडिविजुअल्स जो प्लांट किए गए हैं, स्टेट अपरेटस में जो प्रेफरेंसेस हैं स्टेट एजेंसीज की या स्टेट के मूल बिहेवियर की, वो ऐसी हैं जो सनातन के विरोध में ही आपको नजर आएंगी। तो स्टेट जब हम एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, एक कलेक्टिव पॉलिटिकल एंटिटी की फॉर्म में बात करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियां भी उसका हिस्सा हो जाती हैं। तो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आपने ये देखा कि इसी के प्रारूप में फंसती चली गई या इसके हिसाब से ही चलती रही और अंततः ये उसी स्टेट का एक सबसेट बन गई जो अदरवाइज सनातन के प्रति हॉस्टिलिटी रखता है। मुझे बताइए, एकम सनातन भारत की जो सप्त सिद्धांत है, जो मैं पढ़ भी दूंगा, इस संबंध में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने संविधान में या अपने मूल सिद्धांतों में इन सब चीजों को जगह देती है? मैं सप्त सिद्धांत पढ़ने के बाद आपसे ये सवाल पूछूंगा कि मुझे बताइए कि सनातन की रक्षा और संरक्षण हेतु अगर कोई भी व्यक्ति बात करता है तो इन सप्त सिद्धांतों की एब्सेंस में क्या वो बात कोई मायने रखती है? तो देखिए, आपको हमारे सप्त सिद्धांत देख के ही इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि पहली बार भारतवर्ष के, खासकर 47 के बाद के इतिहास में, एक पहली बार एक सनातन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव व्हीकल विकल्प बन रहा है। और आप भी जानते हैं कि परिस्थितियां देश में ऐसी बन गई, तृप्तिकरण पे ग्रेजुएट, तुष्टिकरण तृप्तिकरण जब बन गया तो परिस्थितियां ऐसी बन गई कि दायित्व सनातनियों पे आ गया कि अब आपको कदम बढ़ाने होंगे और एक दायित्व आपको डिस्चार्ज करना होगा। वो दायित्व होगा सनातन के संरक्षण के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण। तो यूके, कनाडा, यूएस से तो लोग नहीं आएंगे, भारतीय ही हैं, सनातनी ही हैं जो इस जिम्मेवारी को अपने कंधों में उठाने का कार्य करेंगे। तो उस भूमिका में हमने ये जो दायित्व है वो अपने कंधों में उठाने का काम किया। मैं सप्त सूत्रों की बात कर रहा था, जिसको पढ़ के डिस्टिंक्शन क्रिएट हो पाएगी कि जो स्वयंभू पॉलिटिकल पार्टीज है वो किस तरीके से अलग है, किस तरीके से लोगों की आंख में धूल झोंकने का आज तक वो कार्य करती थी और किस तरीके से हमने भी उन्हें हिंदू, हिंदुत्व और सनातन के प्रति एक लेजिटिमाइज करके उन्हें हिंदू लेजिटिमेसी ग्रांट की। देखिए, एकम सनातन भारत, पार्टी का नाम ही एकम सनातन भारत है, नाम ही बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। और सप्त सिद्धांत सात हमारे मूल नॉन नेगोशिएबल, सप्त सिद्धांत सात हमारे मूल नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स हैं, मौलिक हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। पहला, संविधान में संशोधन कर केवल 5% से कम जनसंख्या वाले समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा देना। तो पहले ही पॉइंट में यह साफ हो जाता है कि जो सेकंड बिगेस्ट मेजोरिटी है भारतवर्ष में,
उसे माइनॉरिटी स्टेटस और माइनॉरिटी बेनिफिट्स जो स्टेटस के कारण मिलते हैं उसके वो सब खत्म करना। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है। आपके पहले के इंटरव्यूज में भी मुझे लगता है कि माइनॉरिटी राइट्स के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट में मेरी याचिका थी उस संबंध में मैं इस विषय पे बात रख चुका हूं कि किस तरीके से माइनॉरिटी स्टेटस और राइट्स इंटरट्वाइन किए जाते हैं। ह्यूमन राइट्स जो यूएन चार्टर है और उसको इस्तेमाल करके किस तरीके से फॉरेन पावर्स इंडिया के इंटरनल सोवरेन अफेयर्स में इंटरफेयर करती हैं। दूसरा, मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाना। कश्मीर स्थित भगवान भास्कर के प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर को पुनर्स्थापना करना। देखिए, सेलेक्टिवली केवल सनातनी और हिंदू मंदिरों और मठों के खिलाफ ही सरकार कार्रवाई करती है, जिस कार्रवाई के चलते वो इन मंदिर और मठों को सेलेक्टिवली छीन लेती है हिंदुओं से और वहां पे एक सरकारी सेकुलर बाबू बिठा देती है जो मंदिर को चलाने का काम करता है। और नॉर्मली वो इसी दृष्टिकोण से कि अभी एक ऐसा स्थल हमें मिल गया जिसे हम टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप करेंगे और अपने खजाने भरेंगे, वो तो आप सब जानते हैं मंदिर। तो उस व्यवस्था को खत्म करना, सेलेक्टिवली जो हिंदुओं के मंदिरों को टेक ओवर किया जाता है, हिंदुओं से छीना जाता है, जिसके कारण सनातन की मजबूती के लिए वो मंदिर से उत्पन्न होने वाला धन या जो भी संपत्ति होती है वो इस्तेमाल नहीं होती और सेक्युलर पर्पसेस के लिए होती है, उसे खत्म करना। और आप जानते हैं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर हिमालय में बसा हुआ ये फ्रंटियर में, ये तो नर्वस सिस्टम है सनातन सभ्यता का। और उसमें जो बहुत बड़ा शक्ति केंद्र है, एक भगवान सूर्य का मार्तंड मंदिर बनाया गया था जिसे ध्वस्त किया गया इस्लामी आक्रांताओं के द्वारा। उसकी पुनर्स्थापना जब तक नहीं होगी, हमें हमारा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि उस समय सनातन जो है वो प्रगति की दिशा में बढ़ने में कठिनाई हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे वेदों में उपनिषदों में इतनी शक्ति थी कि इस तरीके के मंदिर और पावर सेंटर्स बनाए जा सकते थे जो पूरे राष्ट्र का, इस टेरिटरी का संरक्षण करने की क्षमता रखते थे। तो अगर उस एनर्जी सेंटर को ध्वस्त किया गया तो बहुत आवश्यक है कि भगवान सूर्य के इस मंदिर को पुनर्स्थापित हम करें। तो ये हमारा दूसरा जो है वो सप्त सिद्धांतों में से दूसरा सिद्धांत है। तीसरा, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट हिंदू बहुल जम्मू संभाग को स्वतंत्र राज्य बनाना। आप जानते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है। हिमालय के इस्लामीकरण में, उत्तर भारत के इस्लामीकरण में, सनातन के इस्लामीकरण में वो कहते हैं कि जम्मू संभाग का इस्लामीकरण, जम्मू कश्मीर का इस्लामीकरण अत्यंत आवश्यक है, क्रिटिकल है। तो कश्मीर के इस्लामीकरण के बाद हिंदू नरसंहार के जरिए जो किया गया, उसके बाद जम्मू संभाग जो टारगेट पे है और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ पे अनलीश कर रही है, इसी संबंध में मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पे काम करते हुए विधानसभा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट करके उसे ध्वस्त करना बहुत आवश्यक है। इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को रोकना बहुत आवश्यक है। उस एरिया को, जिस एरिया का इस्लामीकरण वो क्रिटिकल समझते हैं, उस प्रोसेस को रोकना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए तत्काल प्रभाव से हिंदू नरसंहार के जो विक्टिम्स हैं उन्हें कश्मीर में एक हिंदू जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड के रूप में स्थापित करके, यानी कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ के एक यूनियन टेरिटरी उन हिंदुओं के लिए जो नरसंहार के विक्टिम्स हैं क्रिएट करके जम्मू को अलग एक सेपरेट स्टेट बनाना, उस दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, ताकि हम इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालय के प्रोसेस को अरेस्ट कर सके, रोक सके, उसे रिवर्स कर सके। चौथा, ये धरोहर घोषित करना। गाय माता के बिना और गाय माता की हत्या चलती रहेगी। मुझे लगता है कि किस तरीके से आप सनातन के बारे में बात भी कर सकते हैं कि हम सनातन इंटरेस्ट्स की बात कर रहे हैं। उसकी पूरी व्यापक अंडरस्टैंडिंग होने के चलते होते हुए हमने इस सिद्धांत को उसमें शामिल किया और हमने कहा कि गौ हत्या पे न केवल संपूर्ण प्रतिबंध लगेगा बल्कि गौ माता को, मां गंगा को और श्री राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया जाएगा। धरोहर घोषित होते ही फिर बहुत सारे सेफगार्ड्स इन प्लेस आ जाते हैं। पूरी स्टेट मशीनरी जो है अपने धरोहरों को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। तो जब तक हम इस दिशा में कदम नहीं उठाएंगे, मुझे नहीं लगता कि सनातन का संरक्षण और जो है वो कंसोलिडेशन किसी भी तरीके से हो सकती है। पांचवा, हमने कहा कि वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और सचर कमेटी का जो क्रियान्वयन हुआ है उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करना। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पर चलते हुए सबवर्जन की एक बहुत बड़ी एक मैनिफेस्टेशन है कि किस तरीके से स्पेशल डोमेन आप क्रिएट कर सकते हैं मुस्लिम समुदाय के लिए, स्टेट विद इन द स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 3 चीजों के खात्मे के बाद ये जो तिलस्म है वो ध्वस्त होगा और बहुत सारे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले जो है वो एड्रेस हो पाएंगे। तो ये करना हमारा 5वां सिद्धांत है। इसके साथ ही जुड़ा हुआ कि संविधान के अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30 को संशोधित कर हिंदुओं को भी अपने स्वायत्त शिक्षण संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का मौलिक अधिकार देना और साथ ही साथ धर्मांतरण पे पूर्ण तरीके से रोक लगाना, धर्मांतरण को पूरे तरीके से रूथलेसली खत्म करना।
आर्टिकल 30 के तहत हिंदुओं को छोड़ के बाकी सब समुदायों के पास ये राइट है कि वो अपने ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, जहां पे अपने अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। और हिंदू पे प्रतिबंध लगा दिया एक तरीके से डिसेबलिंग, तो उसे भी संशोधित कर सबको बराबरी पे लाना, यानी हिंदुओं को भी वो हक देना। छठा, जनसांख्यिकी हमले, डेमोग्राफिक इन्वेजन, लैंड जिहाद, जो सनातन के भारत के इस्लामीकरण के लिए जो टूल है, औजार है, जनसांख्यिकी हमला, डेमोग्राफिक इन्वेजन, लैंड जिहाद और दूसरे तरीकों से जिसे अनलीश किया जाता है उसे रिवर्स करना, और खासकर वो एरियाज जहां पे वर्स्ट तरीके से जनसांख्यिकी का बदलाव कर दिया गया है, उन एरियाज में तत्काल प्रभाव से कारगर स्टेप्स उठा के डेमोग्राफिक बैलेंसेस को रिस्टोर करना। सातवां, केवल विकास नहीं, आध्यात्म, संस्कृति, स्थानीय भाषा, इतिहास, ट्रू हिस्ट्री, चाहे वो रीराइट भी करनी पड़े, सच्चा इतिहास जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि सच्चा इतिहास ही आपको पता होगा वो दिशा ठीक तय कर पाओगे। और पर्यावरण के साथ संपूर्ण विकास, तो ग्रोथ, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे 10 कदम आगे जाके सनातन मूल्यों में जाके आध्यात्म को आधार बनाना, ट्रू हिस्ट्री को आधार बनाना, पर्यावरण को आधार बनाना, स्थानीय भाषा, मदर टंग को आधार बनाना, इस संबंध में संपूर्ण विकास किया जाएगा। तो मुझे आपके सामने यही बात कहनी है कि इन सब सिद्धांतों पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको नहीं दिखेगा कि आसपास कोई भी ऐसा संगठन दल खड़ा होता है जिसने इस दिशा में कोई काम भी किया हो या मुखर होके इन विषयों को अपने संविधान या अपने पार्टी के मूल सिद्धांतों में डाला हो। इसीलिए आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ये सनातनी मुद्दे हैं, ये देश के राष्ट्रवादी समाज के मुद्दे हैं, ये हिंदुत्व के मुद्दे हैं। और जब इन मुद्दों पे कोई बात ही नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, किसी का हिस्सा ही नहीं बना, कुछ इस दिशा में 10 साल सरकार आने के बाद काम भी नहीं हुआ, तो जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये मूल मुद्दे हैं। और मूल मुद्दों पे अगर कुछ नहीं हुआ तो जरूरत पड़ेगी, और उसी दायित्व का डिस्चार्ज करने का कार्य आज हमने किया है। काम बहुत बड़ा